दिख रही है? स्क्रीन आ रही है नजर? हाँ दिखिए अभी। ओके देखो, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एनालिटिक ज्योमेट्री तुम्हारा स्टार्ट किया। उसमें फर्स्ट टॉपिक सिलेबस टॉपिक हो गया, जिसमें छोटे छोटे कंसेप्ट देखे, लाइक छोटे छोटे फॉर्मूले है सारे शेप से रिलेटेड, सारे ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड। अब उसी के बाद देखो 2D एनालिटिक ज्योमेट्री देखो क्या रहती है। नाउ सी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक दिया हुआ है यहाँ 2D एनालिटिक ज्योमेट्री में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये चीज ऑलरेडी हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या रहती है, राइट? y इज इक्वल स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग जब भी ग्राफ्स क्रिएट करते थे या कोई स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को, इक्वेशन कॉमन है, राइट? जनरल फॉर्म एक तरह से बोलते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। जहाँ पे था स्लोप होता था, जो भी लाइन सेगमेंट तुम क्रिएट कर के ऊपर उसका स्लोप हम m से डिनोट करते थे। और जो c होता था ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता था y एक्सिस के साथ। जैसे यहाँ पे नीचे अगर फिगर दिख रही है तो फिगर में देखोगे कि ग्राफ जो बनाया हुआ है उस पर x एक्सिस भी दिख रहा है, y एक्सिस भी दिख रहा है, और एक लाइन ड्रॉ की हुई है। इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और यहाँ m स्लोप भी दिख रहा है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है वहां पे c, जो कि y एक्सिस पे फॉल हो रहा है। तो इक्वेशन में m क्या है? तुम्हारा स्लोप है, c जो है वो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है y एक्सिस के साथ। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म। तो हम जनरल या फिर नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, जो कि नॉर्मली स्ट्रेट लाइन के लिए यही इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 और y1 और x2 और y2। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हमें। वी कैन स्टेट फॉर एनी अदर पॉइंट एक्स वाई। तो अगर ये एक्स वाई के लिए अगर इसका इक्वेशन तुम लोग निकाल रहे हो तो किस तरह से बनता था? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, राइट, इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये नॉर्मल जनरल इक्वेशन है तुम्हारी ग्राफ के लिए। अगर स्ट्रेट लाइन तुम लोग फॉर्म कर रहे हो, वहां पे अगर तुम्हें दो पॉइंट्स दिए हुए तो ये इक्वेशन क्रिएट होती है तुम्हारी y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टू माइनस एक्स वन। इसी को अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो नीचे दिया हुआ है विच इक्वल्स टू, अब y को वहीं पे रहने दो, बाकी सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे जाएंगी? राइट हैंड साइड पे जाएगी। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? वो जो नीचे वाला ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब राइट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में जाके। तो वो क्या रहेगा? x माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय फुल इक्वेशन y टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, और ऊपर का जो माइनस y था वो यहाँ पे क्या हो, वाई वन जो था वो प्लस वाई वन यहाँ पे हो जाएगा, राइट? तो दिस इक्वल्स टू, सिर्फ y को यहाँ पे रखना है, बाकी सारी चीजों जो इक्वेशन है वो पूरा राइट साइड में जाएगा, और x माइनस एक्स वन वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दैट पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है? और माइनस वाई वन जो था वो प्लस वाई वन वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? ऑल्दो दिस मोर जनरल फॉर्म इज मच मोर कन्वीनियंट। इसके अलावा और एक जनरल फॉर्म होता था जो ज्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू अदर इक्वेशंस, जो कि नॉर्मली हम लिखते थे ax प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। ये भी हम स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करते हैं, राइट? एक नॉर्मल इक्वेशन है जो बाकी इक्वेशन से कन्वीनियंट है। तो ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस के लिए इस तरह के इक्वेशन यूज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये समझा इक्वेशन? ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखे, उसी के बाद दो अगर स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह से दिया हुआ है देखो। गिवन टू लाइन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे दो लाइन इक्वेशंस दिए हुए, प्लस डी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस डी टू, दो लाइन इक्वेशंस दिए हुए जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इक्वेशन किस तरह से निकालते थे हम लोग? इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज दिया हुआ है एक्स आई और वाई आई, ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है कि एक्स की जो इक्वेशन है वो एक्स आई पे और वाई की जो इक्वेशन है वो वाई आई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो पॉइंट मिल रहे हैं हमको। तो इसी की इक्वेशन किस तरह से बनती है देखो। एक्स आई के लिए हो जाएगा देखो बी वन डी टू माइनस बी टू डी वन।
अब देखो अगर ऊपर के दो इक्वेशन को तुम लोग कंसिडर करोगे तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक हिसाब से हो रहा है। दोनों इक्वेशन को कंसिडर करो, उनके जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई वहां पे हो रहा है। देखो b1 और d2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, राइट, माइनस b2 d1। अगर देखो तो मैं जूम करती हूँ, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंसिडर करो, वहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। इसके बाद देखो अपॉन के अंदर आ जाओ, अपॉन फिर नीचे वाला, फिर लेफ्ट साइड में देखो a1 इंटू बी टू, राइट, माइनस a2 इंटू b1। तो यहाँ पे xi के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। सेम वे में अब तुम लोगों को रिवर्स वे में आना है yi के लिए, तो वो किस तरह से हो जाएगा, देखो d1 इंटू a2, ठीक है, माइनस अगेन देखो d2 इंटू a1, उल्टा जाओ, अब रिवर्स वे में जाओ, अपॉन अगेन क्या होगा a1 इंटू b2 प्लस a2 इंटू b1, राइट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी, अगर तुम्हारे पास दो लाइन इक्वेशंस दिए हुए, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस दिए हुए और उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है तुम लोगों को कि जिसपे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जनरल फॉर्म तुम लोग क्रिएट कर सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो सेम चीज को उन्होंने क्या किया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे हैं। सेम चीज को लिखना है तो किस तरह से आएगा, b1 d1 लेंगे, राइट, उसके बाद b2 d2 आएगा, अपॉन क्या आएगा, फिर a1 b1 आएगा, राइट, a2 b2 आएगा। बस कंसिडर करो वन, जो वन वाली चीजें हैं और टू वाली चीजें हैं उनको कंसिडर करो। तो b1 d1, ठीक है, अपॉन तो नहीं बोल सकते, डिटर्मिनेंट फॉर्म में नीचे d2 b2 लिखेंगे। उसी के बाद अपॉन में क्या आएगा, a1 b1 आएगा, फिर a2 b2 आएगा, राइट। उसके तरह से yi के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, d1 और फिर a1 d2 a2, अपॉन में क्या आएगा a1 b1 एंड a2 b2, बस डिटर्मिनेंट उसको लगा देना है। देखो क्या बोला गया है, इफ डिनोमिनेटर इज जीरो द इक्वेशन है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिकेटिंग दैट देयर इज नो इंटरसेक्शन। तो अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, तो जो इक्वेशंस है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है और क्या इंडिकेट कर रही है कि कोई इंटरसेक्शन फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है चीज। अगर जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है तुम लोगों की, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है एंड दैट इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन समझा। दो इक्वेशन दिए थे तुम लोगों को लाइन के, उसी को तुम लोगों ने सॉल्व किए एक्स आई और वाई आई के फॉर्म में और सेम चीज को डिटर्मिनेंट में लिख दिए। इज इट क्लियर नाउ? ठीक हाँ है, मैम। अब देखो पॉइंट्स इनसाइड अ ट्रायंगल, पॉइंट्स इनसाइड अ ट्रायंगल देखो, तो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के बाहर है, ये चीज भी हम जज करते थे। ये सारी चीजें 11th-12th में हो चुकी है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो तुम्हारा 11th-12th में हुआ नहीं है, सारी चीजें हो चुकी है तुम्हारी। तो अब पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल हम जज करते थे, राइट, इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट के फॉर्म में, कि अगर पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है तो वो इंटीरियर पॉइंट है और ट्रायंगल के बाहर है वो पॉइंट लाई कर रहा है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट है। तो ये फाइंड आउट करने का एक मेथड होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू हम ये चीज कैलकुलेट करते थे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल से किस तरह तुम ये चीज कंसिडर कर सकते हो कि पॉइंट अंदर है या बाहर है। लेट्स डिक्लेयर अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स। एक ट्रायंगल सपोज कर लो जो एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं हम, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टाइसेस है उसके, और उसकी वैल्यू देखो क्या दी हुई है, पॉइंट P1 की वैल्यू है x1 y1, P2 की वैल्यू है x2 y2 एंड P3 की वैल्यू है x3 y3। फिगर 12.23 यहाँ पे दिख रहा है, 12.23 को कंसिडर कर लो, तो वहां पे ट्रायंगल तुम लोगों को नजर आ रहा होगा P1 P2 एंड P3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए। अब अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता था जिसके हेल्प से तुम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक है, दो पॉइंट्स पहले कंसिडर करो, दैट इज x2 माइनस x1, फिर नीचे के पॉइंट पे आ जाओ y3 माइनस y1। ठीक है, फिर उसके बाद देखो डिवाइडेड बाय 2 करना है सिर्फ, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x2 माइनस x3 y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2। जो तो तुम्हारे पास पॉइंट्स दिए हुए उसी में सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना है एंड देन डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है,
तो नीचे फिगर अगर देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करते हुए देखो क्या लगाया हुआ है, जो 2 दिया हुआ था वो 2 कॉमन में निकाल दो, दैट मीन्स दैट ऑल दोज ब्रैकेट्स आर डिवाइडेड बाय हाफ, राइट। तो उसको कॉमन में निकाल दो तो वो हो जाएगा हाफ, और जो ब्रैकेट तुमने यहाँ पे बनाए हो उसको मल्टीप्लाई कर दो बाकी सारे ब्रैकेट से। तो ये किस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है, सी x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, राइट। यहाँ पे जो x2 x1 y3 दिया हुआ है इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है तुमको बाकी सारे ब्रैकेट से। तो दिस सिंप्लीफाइज टू नॉर्मल फॉर्म। सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से आएगा, x1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो y2 माइनस y3 से, फिर उसके बाद प्लस x2 था तुम्हारा उसको मल्टीप्लाई होगा y3 माइनस y1 से, एंड देन बचा तुम्हारा x3 वो मल्टीप्लाई होगा y1 माइनस y2 से। एक तरह से कॉमन में तुम लोग फैक्टर्स को निकाल रहे हो एंड देन मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, एंड दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड टू। और यही चीज को अगर तुम लोगों को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखोगे, हाफ तो बाहर ही रहेगा डिटर्मिनेंट के, बाकी क्या आएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, और बाकी की जो रो रहेगी वो क्या रहेगी 1 1 1 रहेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको फिगर 12.24 नीचे दी हुई है उसको कंसिडर करो, ठीक है। टू ट्रायंगल्स अपोजिंग वर्टेक्स सीक्वेंसेस, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हुए अपोजिट है एक दूसरे के, जिनके वर्टाइसेस जो है अपोजिट है। इस बोला हुआ है ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग के करते चलो, देन y2 माइनस वाई थ्री प्लस फिर x2 की वैल्यू आएगी y3 माइनस y1 प्लस फिर x3 की वैल्यू आके क्या आएगा y1 माइनस y2। फिर ये चीज को सॉल्व करके वो यील्ड करे कि इनकी वैल्यू कितनी मिल रही है 2 मिल, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरह से तुम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद देखो whereas the area of the bottom triangle with सेम, अगर तुम लोग बॉटम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो सेम चीजों को रख के उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है, ओके। ऊपर के दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, अपोजिंग ट्रायंगल से एक दूसरे को। तो जब ऊपर के ट्रायंगल का एरिया तुम लोगों ने कैलकुलेट किए तो वो तुमको मिला 2, और नीचे के ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के बाद मिल रहा है -2। वहां पे वैल्यूज नहीं दिए हुए, कंसिडर किए हुए वैल्यूज सिर्फ देखकर चलो, एग्जाम्पल है कंसिडर करते चलो, ठीक है। उसके बाद देखो which shows that the technique is sensitive to vertex direction. We can exploit this sensitivity to test if a point is inside or outside a triangle. इसका क्या मतलब है कि ये जो टेक्निक है ये वर्टेक्स पे डिपेंड करती है कि अगर वर्टाइसेस ऊपर है या नीचे है, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें बहुत अहमियत रखते हैं कि तुम्हारा जो एरिया है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ये चीज डिपेंड करती है तुम्हारे वर्टेक्स डायरेक्शन पे, ठीक है। मतलब अगर वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके हिसाब से तुम्हारा एरिया वेरी करेगा कि वो माइनस नेगेटिव में आएगा या फिर पॉजिटिव में आएगा। अब कंसिडर करो, कंसिडर द सिनेरियो शोन इन फिगर 25। तो ऊपर जो फिगर दिख रही है उसको कंसिडर करो अब, वेयर द पॉइंट PT इज इनसाइड द ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया हुआ है PT जो कि ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है, राइट। बीच में जो पॉइंट है PT वो इनसाइड द ट्रायंगल है, और बाकी के जो वर्टाइसेस है वो क्या है P1 P2 और P3। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P2 PT इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं वो कंफ्यूज मत होना, P3 नहीं लिया हुआ है यहाँ पे, P1 P2 और PT जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। देखो लाइन से ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है वहां पे डॉट 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 जहाँ पे दिए हुए। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P2 और PT इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर इसका एरिया पॉजिटिव आ रहा है तो PT मस्ट बी टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। PT क्या रहेगा, लेफ्ट ऑफ द लाइन रहेगा। मतलब क्या रहेगा, वो लाइन P1 और P2 और P2 के लेफ्ट साइड में वो चीज रहेगी। दैट मीन्स क्या, ट्रायंगल के बाहर है, ठीक है। PT जो तुम्हारा वर्टेक्स है तुम्हारा PT मस्ट बी टू द लेफ्ट ऑफ लाइन P1, ठीक है। ये चीज तुम लोग कब कंसिडर करोगे, जब तुम्हारा एरिया पॉजिटिव आ रहा है।
उसके बाद देखो इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल P2 P3 PT, अब देखो कंसीडर सीक्वेंस देखो किस तरह से, पहले P2 को लेना है, फिर P3 को लेना है एंड देन PT को लेना है। तो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं तुम, ऊपर वाला जो छोटा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब अगेन PT जो है वो लेफ्ट साइड में है, किसके लेफ्ट साइड में, तुम्हारे P3 और P2 के जो लाइन बन रही है उसके लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद थर्ड ट्रायंगल कंसीडर करो, सीक्वेंस देखो क्या है, P3 P1 और PT, जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है P3 P1 और PT। अगर इसका भी तुम लोगों का एरिया पॉजिटिव आ रहा है तो जो PT रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा किसके, P3 और P1 के। तो ये कंडीशन ट्रू है। जो तीनों ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे पीटी के हेल्प से, जो बीच में पीटी पॉइंट दिया हुआ है उसके हेल्प से जो तीन ट्रायंगल्स बन रहे, अगर वो तीनों ट्रायंगल को अलग अलग वर्टेक्स डायरेक्शन में तुम लोग कंसीडर करो और अगर उनका एरिया पॉजिटिव आ रहा है तो जो पॉइंट पीटी रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा तुम्हारे नॉर्मल जो बड़े ट्रायंगल के वर्टाइसेस है उसके। ठीक है, तो ये चीज प्रूव होती है तुम्हारे इस फिगर के थ्रू। If all the above tests are positive, PT is inside the triangle. Furthermore, if one area is 0 and the other areas are positive, the point is on the boundary. And if two areas are 0 and the other positive, the point is on a vertex. अब ये क्या कर रहे हैं तुम लोग, क्या तुम लोगों को देखना था इसमें कि जो पॉइंट PT है वो ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के बाहर है, राइट। तो तुम लोगों को ये तीनों टेस्ट रन करने हैं उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। ठीक है, उस पॉइंट से तीन ट्रायंगल्स फॉर्म करके ये तीनों टेस्ट तुम लोगों को फर्स्ट रन करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा एरिया तीनों के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तीनों टेस्ट तुम्हारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो पॉइंट पीटी रहेगा वो क्या रहेगा, इनसाइड द ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों का एक टेस्ट 0 आ रहा है, ठीक है, और बाकी के दो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे, मतलब तीनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट अगर 0 आंसर आ रहा है, उसका वैल्यू 0 आ रही है और बाकी के जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो तुम्हारा जो पॉइंट रहेगा वो ट्रायंगल के बाउंड्री पे रहेगा। ठीक है, ऑन दी लाइंस एजेस पे रहेगा। और अगर दो एरिया 0 आ रहे हैं और बाकी का सिर्फ एक पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या, जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वर्टेक्स के ऊपर है। क्लियर है ये चीज समझ में आई। तुम लोगों को क्या जज करना है कि जो ट्रायंगल दिया है जिसमें जो पॉइंट पीटी दिया हुआ है वो ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के बाहर है, ये तुम लोगों को देखना है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये तीनों टेस्ट रन करोगे जिसमें तुम लोग तीनों पॉइंट्स को, तीनों जो वर्टाइसेस है उनको अलग अलग डायरेक्शन में पोजीशन देके उनका एरिया कैलकुलेट करोगे तीनों ट्रायंगल्स का। और फिर अगर तीनों ट्रायंगल का एरिया पॉजिटिव आ रहा है देन ओनली दैट पॉइंट इज इनसाइड द ट्रायंगल। अगर उसमें से एक 0 आ रहा है, दो पॉजिटिव आ रहे हैं, देन दैट पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री। ठीक है, और अगर दो 0 आ रहे हैं और बाकी का सिर्फ एक पॉजिटिव आ रहा है तो जो पॉइंट है वो वर्टेक्स के ऊपर है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई? क्लियर? ओके, उसके बाद देखो हाँ लास्ट टॉपिक तुम्हारा इस यूनिट का भी और इस चैप्टर का भी, इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट भी एंड हो रहा है और तुम्हारा ये चैप्टर भी एंड हो रहा है। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल विद स्ट्रेट लाइन बोले तो एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है, उसके थ्रू जा रही है। तो इसका इक्वेशन किस तरह से देते थे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन द प्रीवियस चैप्टर, सो वी विल इंटरसेक्शन विद अ स्ट्रेट लाइन। कल की इक्वेशन ऊपर देख चुके हैं, राइट, प्रीवियस तुम्हारे लेक्चर में। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, इसको कंप्यूट करना है हो रहा है एक सर्कल के साथ। वी बिगिन बाय टेस्टिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। और तुम्हारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो सर्कल का भी इक्वेशन कंसिडर करो एज वेल एज तुम्हारे स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन कंसिडर करो। इसी को सब्सटीट्यूट करेंगे जब इंटरसेक्ट substituting the line equation in the circles equation, we discover the two intersection points। तो जब तुम लोग ये दोनों इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करोगे एक साथ तो तुम लोगों को क्या मिलेंगे, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। वाई, बिकॉज सर्कल को लाइन दो पॉइंट पे बांटेगी, राइट, क्योंकि सर्कल के जो एजेस है जब लाइन सर्कल में से गुजरेगी तो वो दो इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म होंगे वहां पे सर्कमफरेंस पे, राइट। उसके बाद देखो इक्वेशन किस तरह से बनेगी, अब x12
x के लिए कंसिडर करो, x ही का पॉइंट कंसिडर करके 1 2 इज इक्वल्स टू, ये शायद इक्वेशन तुम लोगों को लर्न भी होगी, माइनस एम सी लेते थे हम प्लस माइनस अंडर रूट में आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यह जनरल फॉर्मेट बनता था तुम लोगों का सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन के लिए। उसी के तरह अगर y का इंटरसेक्शन देखना है तो y 1 2, अब क्या बनेगा c प्लस और माइनस m अंडर रूट आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है तुम्हारा स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन है, r तुम्हारा रेडियस है, ठीक है। x और y दो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे लाइन तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, r तो रेडियस है ऑब्वियसली, और c जो है वो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। तो इसके थ्रू तुम ये जनरल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद अ स्ट्रेट लाइन, जो फॉर्मूला क्रिएट होता है इसका। आई थिंक एक थियरम हुआ करता था जिसके थ्रू हम लोग ये फॉर्मूला जनरेट करते थे, कंप्यूट करते थे। यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोगों को फॉर्मूला बताया गया है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? एनालिटिक ज्योमेट्री का पार्ट पूरा यहाँ पे हो गया। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों का यहाँ पे ये चैप्टर भी कंक्लूड हुआ और तुम्हारा यूनिट भी खत्म हुआ। आई गेस हम लोग ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, ये मंथ तक एंड होना था यूनिट, बट हो गया यहाँ पे। तो देखेंगे अगर प्रैक्टिकल देने की परमिशन मिलती है तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, वरना फिर यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है? ठीक है, चलो फिर बाय।